Hello friends, welcome to Sciphilic Academy. I hope आप सभी लोग पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे with such smiley face. फ्रेंड्स, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो केमिकल बॉन्ड्स के अलग अलग टाइप्स है, इनके बारे में हमने देखा था। तो फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर बेहद ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो कि आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने वाला है और पर्टिकुलरली इसमें हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड को बनाने में इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर्स डिस फैक्टर्स determining the formation of ionic bond. तो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस वी नो दैट आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। जब कोई एक कैटायन किसी एनायन से जुड़ जाता है तो बन जाता है एक आयोनिक बॉन्ड एंड द कंपाउंड इज आयोनिक कंपाउंड। तो ये आयोनिक कंपाउंड का बनना इजी कब रहेगा? जब ये ए हमें देने वाला है कैटायन, तो ये जब इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये जो बी है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो हमें आयनिक बॉन्ड मिलने की पॉसिबिलिटी, आयनिक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ये क्या होगी? हाई होगी, उतनी ही इजी होगी, उतनी ही फिजिबल होगी। कब होगी? जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और इनसे जो ये जो कैटायन और एनायन तब जाके मिलने वाले हैं, इसमें भी एनर्जी अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है तो ये बॉन्ड की फिजिबिलिटी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है उसका मतलब क्या है कि कंपाउंड जो बनने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनने वाला है, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज हमने अभी डिस्कस की है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जो ये ए कैटायन बना रहा है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हमें ए को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कुछ एनर्जी लूज करेगा, कुछ एनर्जी ये क्या करेगा? लूज करेगा। तो दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। और क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। और जब ये कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तब भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तभी तो ये बॉन्ड फिजिबल होगा। रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम है तो ही वो प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा और बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब ये कैटायन और एनायन आपस में मिल जाकर आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे तब भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। तो फ्रेंड्स, इसको डिटेल में हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रेंड्स, हम जब किसी ए एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, मैं जो वर्ड अभी लिखने जाने वाला हूं इसे ध्यान से देखिए। आइसोलेटेड
गैसियस एटम। फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, ये किसी सॉलिड स्टेट में नहीं होता है फ्रेंड्स, ये होता है इन बिटवीन टू गैसियस कैटायंस एंड एनायंस। एक आइसोलेटेड एटम गैसियस स्टेट में हम लेते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, एक आइसोलेटेड एटम गैसियस स्टेट में लेते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। यानी ये जो कैटायन बनाने वाला एटम है वो कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, और एनायन जो बनाने वाला एटम है वो भी कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो मान लो कि ये वाला सोडियम का एक एटम है, तो सोडियम कौन से स्टेट में रहता है फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट में रहता है। तो पहले तो इसे हमें गैसियस बनाना पड़ेगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी। ये आपके सिलेबस में नहीं है फ्रेंड्स, मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये होगी सब्लिमेशन एनर्जी। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रखिए, सोडियम के एक सॉलिड एटम से हम ऑब्टेन करने वाले हैं सोडियम का एक गैसियस एटम। तो इस गैसियस एटम के बाद में हम इससे सोडियम का कैटायन बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सोडियम सॉलिड से गैसियस तक लगने वाली जो एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम गैसियस टू सोडियम गैसियस कैटायन, इधर तक जो एनर्जी लगने वाली है दैट इज द ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी। ये पूरी की पूरी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। अगर आपको सोडियम सॉलिड दिया है और उससे सोडियम गैसियस कैटायन बनाने की अगर टोटल एनर्जी दी है तो वो एनर्जी में ये दो एनर्जीज ऐड हुए सो रहेंगे। ये कौन से दो एनर्जीज, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस कैटायन तक दो एनर्जीज ऐड हो रही है, सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सोडियम के गैसियस आइसोलेटेड एटम से सोडियम का गैसियस कैटायन पाना, इसके लिए जो एनर्जी हम इसको दे रहे हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, जो भी हम सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज रिटन एज पॉजिटिव, दैट इज साइन कन्वेंशन, इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन। और जब भी कोई सिस्टम एनर्जी को रिलीज करेगी तो वो होती है एनर्जी नेगेटिव। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करेगा, इधर भी वही कंडीशन है, गैसियस आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल देखेंगे तो हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन ऐसे तो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, कैसे मिलता है, क्लोरीन एज अ क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल। तो पहले तो इसे हमें इन दोनों में का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, दो क्लोरीन में का। ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें इसको देनी पड़ेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद में जाके ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जो एनर्जी ये रिलीज करेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब ये कैटायन और एनायन आपस में मिल जाएंगे तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा वो होगी लैटिस एनर्जी। इसको हम और अच्छे तरीके से देखेंगे फ्रेंड्स। एक अभी हमने देखा ए है एलिमेंट, ये कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। ये हमें देने जा रहा है गैसियस कैटायन और एक इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव हो रहा है। तो इधर जो हम एनर्जी देंगे
इस एलिमेंट को, वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, चलो लेट्स डिनोट इट बाय आई। मैं इसको, ये कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग इट एज आई। तो एक एलिमेंट देखते हैं हम, ये जनरल रिएक्शन देख रहे हैं, जनरल आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और एक एलिमेंट है बी, जो भी गैसियस में है, मान लो ये नॉन मेटल है लाइक क्लोरीन, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा गैसियस एटम का एनायन, और इधर जो एनर्जी रिलीज होने वाली है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फ्रेंड्स, जब ये ए गैसियस का कैटायन बी गैसियस के एनायन से जुड़ जाएगा तो इस तरह से एक ए प्लस, सॉरी ये अभी गैसियस नहीं है फ्रेंड्स, ये अभी सॉलिड स्टेट में बनने वाला है। ये कौन सी स्टेट में बनने वाला है? दैट विल नॉट बी अ गैसियस कंपाउंड। ए प्लस बी माइनस का क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने वाला है। ये दो गैसियस कैटायन और एनायन रिएक्ट करके हमें ये जो सॉलिड का एक मॉलिक्यूल देने वाले हैं। जब ये एक मॉलिक्यूल बनता है तो इधर जो एनर्जी रिलीज होने वाली है दैट इज लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। तो फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलता होगा कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो हम इसको दे रहे हैं, ये जितनी कम रहेगी, ये जितनी कम रहेगी उतनी इसकी फिजिबिलिटी ज्यादा होगी। वेरएज ये रिलीज होने वाली जो एनर्जी है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना ये एनायन बनने की फिजिबिलिटी ज्यादा होगी। और ये भी लैटिस एंथैल्पी भी जितनी ज्यादा होगी फ्रेंड्स, ये जितनी ज्यादा होगी उतना ये बॉन्ड फॉर्मेशन की फिजिबिलिटी ज्यादा होगी। चलो लेट्स टेक वन पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ NaCl। अभी तो हमने ये जनरलाइज फॉर्म में देख लिया, अभी हम पर्टिकुलर NaCl के लिए ये देखेंगे आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। Na का एक गैसियस एटम जब देता है Na का एक गैसियस कैटायन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वो होती है 495.8 एनर्जी है। तो ये मेजर किस में होगी? किलो जूल्स में होगी। तो इतनी एनर्जी हमें ये सिस्टम को दे रहे हैं, तो मैं इसके पीछे लगा दूंगा पॉजिटिव साइन। और जब ये क्लोरीन का गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जब ये एक एनायन देगा क्लोरीन का, तो इधर जो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो है 348.7 किलो जूल पर मोल। अभी फ्रेंड्स, अगर आप इधर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ये दिखेगा कि इधर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो जो एनर्जी सिस्टम को दी गई है उससे कम है, फिर भी NaCl का बॉन्ड बन रहा है ना। तो इसमें रोल आता है अभी लैटिस एनर्जी का। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। अभी देखिए Na गैसियस का कैटायन जब मिलेगा Cl गैसियस के एनायन से, हमें मिलने वाला है Na प्लस Cl माइनस सॉलिड। तो ये रिएक्शन में भी कुछ एनर्जी
रिलीज होने वाली है एंड दैट इज 788 किलो जूल पर मोल। थिंक, जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, कितनी ज्यादा एनर्जी इधर रिलीज हो रही है। दैट्स व्हाई NaCl जो है एक ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। और इसका स्ट्रक्चर भी मैं दिखाऊंगा। अभी इसमें रोल प्ले होता है, देखो टोटल नेट एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है फ्रेंड्स इधर, E प्लस एल, एंड ई प्लस एल इज ग्रेटर देन आई। इधर जब हम ये ई प्लस एल को ऐड कर रहे हैं तो ये साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये जस्ट साइन कन्वेंशन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो एनर्जी सिस्टम रिलीज कर रहा है वो नेगेटिव रहेगी, जो एनर्जी सिस्टम ले रहा है वो पॉजिटिव रहेगी। तो इधर E प्लस एल इज ग्रेटर देन आई, और जब E प्लस एल आयोनाइजेशन एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी से कम होगी तो नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट है एनर्जी रिलीज, नेट इफेक्ट इज एनर्जी रिलीज। और जब नेट इफेक्ट एनर्जी रिलीज है तो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। कब बन जाएगा फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी की एडिशन आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। और जब ये E प्लस एल अगर कम है आयोनाइजेशन एनर्जी से तो नेट इफेक्ट क्या होने वाला है, एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और जब नेट इफेक्ट एब्सॉर्प्शन है तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। नेट इफेक्ट अगर एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है तो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा फ्रेंड्स। तो नेट इफेक्ट आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, द सम ऑफ लैटिस एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फ्रेंड्स NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे रहता है, आर यू क्यूरियस अबाउट इट? चलो लेट्स मूव ऑन, आई विल शो यू कि NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। फ्रेंड्स अगर आप इधर देख रहे हो, ये जो ब्लू वाले जो है, ये जो एटम्स है ये क्लोरीन के हैं, क्लोरीन के हैं। और ये जो रेड वाले एटम्स जो है वो सोडियम के हैं। तो फ्रेंड्स इसे ऑब्जर्व करिए, कौन सा एटम बड़ा दिखाया है, क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। तो क्लोरीन के एटम की साइज Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 है इससे ज्यादा है। तो क्लोरीन के एटम ब्लू कलर्ड इससे बड़े हैं और सोडियम के एटम छोटे हैं। और इन दोनों के ऊपर जो है क्या है, चार्ज है। और ये कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। ये क्यूब के 8 एजेस पे जाके बैठ गए हैं एटम्स। में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन कौन सा रहता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये अट्रैक्शन जो है ये किस पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, अट्रैक्शन जो है जितना ज्यादा चार्ज होगा, फ्रेंड्स मान लो ये कैटायन है, ये एनायन है, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। तो ये चार्ज जो है जितना ज्यादा रहेगा उतना उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी Q1 Q2 जितना ज्यादा रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। और ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दोनों में का, ये मान लो ये बड़ा वाला क्लोरीन है, ये छोटा वाला सोडियम, इन दोनों में के कैटायन और एनायन के अंदर का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं D कहूंगा। ये जितना कम रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा। दिस कूलोम्बिक फोर्स आपने
फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इसीलिए कहते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। यानी ये जितना कम रहेगा उतना फोर्स ज्यादा रहेगा, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना फोर्स भी ज्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स, चार्ज जितना ज्यादा है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, कॉन्सिक्वेंटली लैटिस एंथैल्पी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कॉन्सिक्वेंटली अगर ये दो चीज ज्यादा और ये कम है तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सब इंटर रिलेटेड है फ्रेंड्स। ये अगर चार्ज ज्यादा है डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम कब रहेगा, जब आयोनिक साइज कम रहेगी। आयोनिक साइज कम रहेगी तो डी क्या होगा, कम होगा। डी कम रहने के लिए आयन की साइज क्या रहनी चाहिए, कम रहने चाहिए। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और फिर से लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो ये था फ्रेंड्स ब्रीफ क्रिस्टल। ब्रीफ में हमने देखा कि लैटिस एंथैल्पी आयोनिक साइज के साथ कैसे जुड़ी होती है। चलो तो लेट्स रिवाइज, हमने आज क्या क्या देखा था फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है फ्रेंड्स, आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। किससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सॉलिड स्टेट का एटम है क्या वो, नहीं, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, एनर्जी जब रिलीज होने वाली है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद, एनर्जी जब रिलीज होने वाली है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद, हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन किस में ऐड कर रहे हैं, गैसियस एटम में। ये दोनों वर्ड्स ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, दोनों कैटायन और एनायन के बारे में। वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। और ये एडिशन में जो एनर्जी रिलीज होने वाली है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इसी को एंथैल्पी भी कहते हैं फ्रेंड्स। और ये दो जब कैटायन और एनायन आपस में जुड़ जाएंगे तब जो ये एक मोल सबसे एक मॉलिक्यूल जो बनने वाला है, ये जो एक मॉलिक्यूल आयोनिक कंपाउंड का बनने में जो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो होती है लैटिस एनर्जी। वो क्या होती है फ्रेंड्स, लैटिस एनर्जी। इसे हमने बाद में देखा जनरल फॉर्म में और पर्टिकुलर फॉर्म में। पर्टिकुलर फॉर्म में और जनरल फॉर्म में देखते हुए हमने एसेंस क्या निकाला, लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है तो नेट इफेक्ट इज एनर्जी रिलीज और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। और हमने देखा कि कैटायन और एनायन की साइज कैसे लैटिस एंथैल्पी पर अफेक्ट करती है और उनका चार्ज भी किस तरह से लैटिस एंथैल्पी पर अफेक्ट करता है। जब इनका चार्ज ज्यादा रहेगा तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, आयोनिक साइज अगर कम रहेगी तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए ध्यान देकर और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। हंसते मुस्कुराते तो ही आपको स्टडी जो है वो फन लगेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।